Good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills, and today we were discussing the most important topic of business communication skills, that is the emotional intelligence. आजकल इस पे बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है ना? ठीक है। और दिस इज द लास्ट टॉपिक। बाकी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक। द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स वी स्पेंड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बहुत अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से आपको इस चीज को सुनना है, समझना है। ठीक है। जहाँ पे जरूरत थी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन की, वहां मैंने जरूर करे। अभी ज्यादा जरूरत है कि जो पावर पॉइंट्स पे जो स्लाइड्स मैं गो थ्रू करूंगी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रांजिट करूंगी, आप उसे अच्छे से सुनिए, उसे अच्छे से देखिए, समझें। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। नॉर्थ डेकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी की ये प्रेजेंटेशन है, और हम इसे बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। टाइम वार्नर एंड टर्नर, ये द इनसाइड स्टोरी, दिस इज द बुक। ठीक है। टाइम व्हाट्स योर ईक्यू। ठीक है। It's not your IQ, it's not even a number, but emotional intelligence may be the best predictor of success in life. मतलब आप कितने ज्यादा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, कितना आपका इमोशनल क्वेश्चन है, इससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप लाइफ में कितना सक्सेस करेंगे। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? रीडिफाइनिंग व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, है ना? बट इट इज नॉट स्मार्ट। जैसे कि आप जानते हैं आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा आइंस्टीन का था, दैट इज आई थिंक सो 7 था। सबसे ज्यादा आइंस्टीन का था। तो दिस इज आईक्यू इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईक्यू। ठीक है। ईक्यू है इमोशनल क्वेश्चन एंड आईक्यू इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं ईआई, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी कहते हैं, वो सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं और इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आई क्यू ई क्यू। ठीक है। योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इमोशंस इन योरसेल्फ and others, and your ability to use this awareness to manage your behavior and relationships. This is emotional intelligence. मुझे पता है बहुत सारों का इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी डेफिनेशन सुन के नेगेटिव में होगा, क्योंकि वी आर नॉट इमोशनली, बोलते हैं ना, परफेक्ट, इमोशनली स्टेबल। प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं हो रही कि हम बहुत प्रैक्टिकल है, कोई रोता नहीं तो उसका वो बहुत ही ज्यादा, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं है कि अगर आप रो नहीं रहे हैं या आप किसी से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। नहीं। ये क्या है? ये आपकी वो एबिलिटी है कि आप अपने अंदर चल रहे इमोशंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझें और पता करें कि क्या चल रहा है अंदर। तो रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अपने अंदर के इमोशंस को रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड करें। ठीक है। अपने साथ साथ अपने साथ वाले के, अपने सामने वाले के इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड करें। समझ में आया? तो अगर कोई इंसान जो रो नहीं रहा है या फिर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के इमोशंस भी नहीं, वो तो सबसे ज्यादा वीक है, आई थिंक सो। वो ना खुद के इमोशंस समझ पा रहा है और सामने वाले की तो इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो एक ऐसा पर्सन जो अपने अंदर चल रहे इमोशंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, अच्छे से अंडरस्टैंड करे, साथ ही साथ अपने अंदर तो चल ही रहे इमोशंस को भी, साथ ही साथ जो अपने साथ में जो पर्सन है उनके इमोशंस को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एंड
योर एबिलिटी टू यूज दिस अवेयरनेस, और आपकी ये इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है, इसको, इस अवेयरनेस को आप कहाँ यूज करें? अपने बिहेवियर को मैनेज करने में, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करने में। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी, मैंने बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको ये सब अंडरस्टैंड करवाया है, पूरे वर्ड्स पूरी लाइंस। दैट योर एबिलिटी to recognize and understand emotions in yourself and others, and your ability to use this awareness to manage your behavior and relationships, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। कोई बात नहीं, बहुत लोगों का ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही लो रहता है, बहुत ही डाउन रहता है। आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस अप रखना होता है, और मैं जानती हूँ जैसे ही मैंने इसकी डेफिनेशन बताई होगी, बहुत सारे बच्चे तो पहले से ही हो गए होंगे कि भाई ठीक है हमारा अच्छा नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम बोलते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ही, अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा IQ, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और EI, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? IQ और EQ में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है ना। IQ score is derived from standardized test designed to measure intelligence. IQ, किसी का IQ कितना है, 2 है, 4 है, 10 है, 8 है ना, ये किससे डिफाइंड होता है? हम एक टेस्ट करते हैं। हम एक टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट के थ्रू हमें डिफाइन होता है कि हमारा IQ कितना अच्छा है या कितना बुरा है या कितना इम्प्रूव्ड है। ठीक है ना। एक जैसे हम मानते हैं जनरल जो टेस्ट होते हैं हमारे, जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो कितने फास्ट आप उनके आंसर दे सकते हो, कितने स्मार्टली आंसर कर सकते हो, उससे आपकी इंटेलिजेंस डिफाइंड होती है। IQ relates to intellectual abilities like how well you learn, understand and apply information. तो IQ आपकी intellectual abilities पे डिपेंड करता है। मतलब आप कैसे कोई चीजों को याद रख पा रहे हैं, कितना उन्हें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और सही समय पे अपनी जो अंडरस्टैंड या लर्न करी हुई इंफॉर्मेशन है उसको चीजों में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, इसे IQ कहते हैं। People with higher IQs can think abstractively and make mental connections more easy. जिनका अच्छा जिनका अच्छा आईक्यू होता है ना, जिनका अच्छा आईक्यू होता है, वो क्या करते हैं, कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टिवली, उतना ही अच्छे से क्लियरली सोच पाते हैं उस चीज से रिलेटेड, और मेंटल कनेक्शंस भी बहुत आराम से बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसको हम EI बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है उसको हम EI बोलते हैं या EQ बोलते हैं। नेक्स्ट, EI इज यूजिंग इमोशंस टू थिंक, EI is using emotions to think and enhance our reasoning. EI क्या होता है, हम हमारे इमोशंस जो हम सोचते हैं और हमारी जो रीजनिंग होती है उसको एनहेंस करता है। Those with high EI are those with high EIs are able to manage their emotions as well as use their emotion to facilitate their thinking and understand the emotions to of others. EI क्या होता है? EI होता है वो इमोशंस ताकि हम सोच सके और हम हमारे रीजनिंग को एनहेंस कर सके। जिनका हाई EI होता है ना, वो वो एबल करते हैं। जिनका हाई EI होता है ना, दोज विथ हाई EI आर एबल टू मैनेज देयर इमोशंस, अपने इमोशंस बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। एज वेल एज यूज देयर इमोशन, और अपने इमोशंस को अच्छे से यूज कर पाते हैं टू फैसिलिटेट देयर थिंकिंग, ताकि अपने वो अच्छे से क्लियरली सोच सके एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर। हाई EI होगा
तो अच्छे से सोच पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इमोशन को, फैसिलिटेट कर पाएंगे अपनी थिंकिंग को, और दूसरे के इमोशंस भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आईक्यू इंटेलिजेंस से रिलेट करता है और ईक्यू इमोशन से रिलेट करता है। ठीक है। एक हाई आईक्यू का मतलब ये नहीं कि आपका ईक्यू भी हाई होगा, ठीक है ना, पर अगर आपका ईक्यू हाई है तो बहुत सारे चांसेस है कि आप अपने आईक्यू को और इम्प्रूव कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, अभी आपने सुना, क्या बोला था कि आईक्यू जो होता है, इट 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 मे बी नॉट अ प्रिसीडर ऑफ सक्सेस, पर अ हाई ईक्यू श्योरली हैव अ प्रिसीडर ऑफ सक्सेस। EQ इज अ की पार्ट ऑफ द होल पर्सन। EQ क्या होता है? एक की पार्ट होता है। EQ जो होता है इज द की पार्ट ऑफ द होल पर्सन। मतलब देखिए, पूरा की पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। देखिए 3 सर्कल बना रखे हैं। सेट थ्योरी भी समझ सकते हैं देखिए हम इससे ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको देखो फोटो दे रखा है, उसमें एक पर्सन में देखिए थोड़ा पोर्शन EQ का है, थोड़ा पर्सन IQ का है, और थोड़ा पोर्शन जो है पर्सनालिटी का है। थोड़ा पोर्शन पोर्शन EQ का है, थोड़ा पोर्शन EI का है। देखिए EQ ना बोल के मैं इमोशनल इंटेलिजेंस बोलती हूँ उसको, EI बोलती हूँ, ठीक है। थोड़ा पोर्शन आपका पर्सनालिटी का है। वेयर EQ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ में। देखिए EQ का बहुत इंपॉर्टेंट, EI का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्सपर्टाइज IQ, वॉट यू ब्रिंग टू वर्क। एक्सपर्टाइज IQ का मतलब है आप क्या अपना काम में ला रहे हैं। पर्सनालिटी, हु यू आर एट वर्क। पर्सनालिटी, आप काम करते समय किस तरह के हैं, किस तरह का वर्क कर रहे हैं, किस तरह का आउटपुट दे रहे हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है। वो वो वहां पे पर्सनालिटी दिखाती है आपकी वर्क पे। EI, हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ बोथ योर एक्सपर्टाइज एंड योर पर्सनालिटी। आप EQ की हेल्प से कैसे अपनी पर्सनालिटी को और अपने एक्सपर्टाइज IQ को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर बना रहे हैं, उसको EQ बोलते हैं। ठीक है। EQ क्या, IQ हो गया व्हाट यू ब्रिंग टू वर्क, पर्सनालिटी हो गया हु यू आर एट वर्क, एंड EQ क्या हुआ, हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ बोथ योर एक्सपर्टाइज एंड योर पर्सनालिटी। ओके। नेक्स्ट वाई, बड़ा सा क्वेश्चन है WHY का। EI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। EI जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर होता है आपके, कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो EI जो होता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। 90% जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। 90% जो टॉप परफॉर्मर्स है, दे हैव हाई emotional intelligence. Next, people with average IQs outperform those with the highest IQs 70% of the time. People जो एवरेज IQ के साथ है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो जो कि हाई IQ के साथ है 70% ऑफ द टाइम। मतलब ये वाई का मतलब पता है क्या, कि वाई EQ प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। तो इसके लिए ऐसे, इसके लिए क्या कहा गया, कि अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये बताएगा कि आपका वर्क प्लेस पे कैसा परफॉर्मेंस होगा। EI स्ट्रांग होगा तो वर्क प्लेस पे आप बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम मैंने बोला कि 90% जो आज आप देख रहे हैं कि जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इमोशनल, उनके उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। नेक्स्ट, 70% ऑफ द टाइम, मतलब 100 पीपल्स में से 70 पीपल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि वो एवरेज IQ के साथ परफॉर्म करते हैं विथ हाई EQ लेवल। दे परफॉर्म वेल देन दूज पीपल हैविंग हाई IQ। मतलब जिनका IQ हाई है उन पर्सन से जिनका मीडियम EQ है या एवरेज IQs है, पर उनका EI बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो 70% ऑफ द टाइम, मतलब आउट ऑफ 100 पीपल्स 70 पीपल्स विथ हाई EI बट एवरेज IQ परफॉर्म बेटर देन हाई IQ पीपल्स। ओके। Decades of research now point to EI as being the critical factor that sets star performers apart from the rest of the pack. Decades of research, बहुत टाइम से इस चीज पे रिसर्च हुई, और एट लास्ट जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, वो इस पॉइंट पे आए कि EI एज बीइंग द क्रिटिकल फैक्टर। EI बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज का, दैट सेट स्टार परफॉर्मर्स। मतलब वो क्या करता है, EI अगर आपका बेटर होगा, और EI बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है ये दिखाने में कि आप एक स्टार परफॉर्मर्स हैं कि नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक। मतलब अगर एक रेस्ट पैक में से अगर कोई स्टार परफॉर्मर बाहर निकल के आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं उसका ईआई बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको स्टार परफॉर्मर निकालना है या स्टार परफॉर्मर बनना है तो यू शुड हैव वेरी हाई ईआई। EI plays an important role. EI is a critical factor in finding the star performance in the rest of the pack. ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं अपन। कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप। देखिए ये कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप प्लस बिजनेस प्लानिंग प्लस प्रोडक्ट नॉलेज प्लस कंप्यूटर स्किल्स, इसको टेक्निकल स्किल्स कहा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप प्लस बिजनेस प्लानिंग प्लस प्रोडक्ट नॉलेज प्लस कंप्यूटर स्किल्स, इनको मिला के टेक्निकल स्किल्स कहा गया है। प्लस एनालिटिकल रीजनिंग और प्लस स्ट्रेटेजिकल रीजनिंग, ये कॉग्निटिव स्किल्स होती है। मतलब टेक्निकल स्किल्स में आता है बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट नॉलेज एंड कंपोनेंट कंप्यूटर स्किल्स, एंड जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है वो एनालिटिकल रीजनिंग और स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग होती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप में आपने टेक्निकल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स बने। दिस गिव्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस है, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस proved to be twice as important as the other for jobs at all levels। मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब ट्वाइस, जो आपने टेक्निकल स्किल्स और जो कॉग्निटिव स्किल्स बोली इनसे डबल, 2 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इमोशनल इंटेलिजेंस का होना। तो देखिए नीचे लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस कॉग्निटिव स्किल्स प्लस कॉग्निटिव स्किल्स प्लस टेक्निकल स्किल्स, दैट लीड्स टू एन इफेक्टिव लीडरशिप। इसकी वजह से क्या एक इफेक्टिव लीडरशिप बनती है। तो याद रखेंगे, देखिए अपन बहुत ही सिंपल है। टेक्निकल स्किल्स में 3 पॉइंट्स आते हैं, बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स में 2 पॉइंट आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ठीक है। और इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस बन जाता है जो कि इससे ट्वाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। टेक्निकल स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को देखिए बोल्ड लेटर में इसीलिए ले रखा है। तो जब आपके पास ये तीनों चीजें होती है विद अ हाई फैक्टर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट गिव्स अ इफेक्टिव लीडरशिप। आपको एक इफेक्टिव लीडरशिप इससे मिलती है। ठीक है। जैक वेल्च थे, उन्होंने कहा था अ लीडर्स इंटेलिजेंस हैज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट। ही शी हैज टू हैव हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मेच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। एक लीडरशिप इंटेलिजेंस क्या होनी चाहिए, उसके पास हाई लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट होना चाहिए एक लीडर के पास। ही शी हैज टू हैव हाई लेवल ऑफ, और ही और शी उसके पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए एंड ऑल्सो हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये जैक विल्च ने कहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज ईआई? इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई इज यूटिलाइजिंग योर इमोशंस टू डिटरमाइन द राइट रिस्पॉन्स एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। मतलब ईआई क्या होता है, अपने इमोशंस को यूज करना, है ना। क्या डिटरमाइन करने में, राइट रिस्पॉन्स डिटरमाइन करने में, राइट टाइम डिटरमाइन करने में और राइट पर्सन के साथ डिटरमाइन करने में, अपने अपने इमोशंस को यूज करना, या अपने इमोशंस का अपने आपके को अंदर, आपके को अंदर इमोशंस है पर उसको राइट रिस्पॉन्स, किस तरह से आपको उसको करेक्ट रिस्पॉन्स देना है, किस करेक्ट टाइम पे देना है और किस करेक्ट पर्सन के सामने देना है, किस तरह से अपने इमोशंस को डेवलप करना है, इसे ही ईआई कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई इज नॉट जस्ट बीइंग नाइस। देखिए हमें ईआई का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, या आप कभी किसी से कड़क आवाज में बात, एंग्री नहीं होंगे, या आप हमेशा ही नाइस रहेंगे, हमेशा आपका फेस स्माइलिंग रहेगा, हमेशा से लोग कुछ भी मतलब आप पे कमेंट कर दें या कुछ भी बोलते हैं और आप यू आर लाइक, जैसे बोलते हैं ना, नॉट अफेक्टेड, ये ईआई नहीं होता। AI is not being nice. AI is not suppressing your emotions. AI is not giving free rein to emotions also. Huh? AI is not attempting to be a robot. AI is not being passive. AI आपको ये नहीं कहता, AI का मतलब ये नहीं कि आप सबके साथ बहुत नाइसली बिहेव करें, दिस इज नॉट AI। AI का मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर चल रहे इमोशंस को आप दबा दें। आपको गुस्सा आ रहा है आप दबा दें, आपको खुशी हो रही है आप दबा दें, आपको एक्साइटमेंट हो रहा है आप दबा दें, आपको कुछ चीज क्वेश्चंस पूछने की बहुत उत्सुकता हो रही है आपने उसे दबा दिया, तो ये सप्रेसिंग इमोशंस इज नॉट ईआई। ईआई इज नॉट आल्सो गिविंग फ्री रेन टू इमोशंस। ईआई ऐसा भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल ही फ्री कर दें, कि बहुत ही हैप्पी, बहुत ही कुछ, मतलब हर चीज का ओवरलोडेड करते हैं, ये भी ईआई नहीं है।
एआई इज नॉट अटेम्प्टिंग टू बी एन रोबोट इमोशनलेस। एआई इमोशनलेस होना भी नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो भी टास्क दिया जा रहा है उसे बस कंप्लीट कर देना है ना। ऐसा इसे भी, इसको भी एआई नहीं कहा जाता, ठीक है। और एआई इज नॉट बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, और नॉट बीइंग पैसिव, न्यूट्रल और पैसिव होना एआई नहीं होता, ठीक है। तो एआई का मतलब, एआई क्या होता है? एआई इज सिंपली यूटिलाइजिंग योर इमोशंस टू डिटरमाइन द राइट पर्सन, द राइट टाइम एंड टू the right response. And AI is not first just being nice, second suppressing emotions, third giving free rein to emotions, fourth attempting to be a robot, and fifth being passive. Okay, it is possible to make a decision without emotions. सोचिए आप, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या पॉसिबल है कि हम बिना इमोशंस के साथ, क्या पॉसिबल है कि हम बिना इमोशंस के साथ, बिना इमोशन के साथ कोई डिसीजन ले लें? क्या इज इट पॉसिबल फॉर अस, ऑल ऑफ अस, कि हम बिना इमोशंस के साथ कोई, इट इज पॉसिबल टू मेक अ डिसीजन विदाउट इमोशन? इज इट पॉसिबल? आप एक बार सोचिए कि बिना इमोशंस के आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिसीजन विदाउट इमोशंस, ठीक है। जैसे कि मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो आपको क्या लगता है कि आपको पता है कि वो संसद जब में फर्स्ट टाइम गए थे तो ही स्टार्टेड क्राइंग, उनकी मम्मा जब अभी एक्सपायर हुई तो ही वॉज वेरी सैड, तो मतलब वो अपने इमोशंस तो दिखा रहे हैं, ठीक है। साथ में जब उन्होंने, उन्हें बड़े बड़े अपने नेशन के लिए जब बड़े बड़े फैसले लेने पड़े, चाहे वो पुलवामा अटैक के बाद जो हमने अटैक किया था, एयरलिफ्ट से जो अटैक किया था, तो वो अटैक हो, तो वो सब उन्होंने, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ इमोशंस, उसमें इमोशन इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट लीडर, यू नो, तभी तो वो पिछले 10 ईयर से प्रधान, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो ही हैड अ ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल्स होने का मतलब इमोशनलेस तो होना नहीं हुआ, क्योंकि ही हैड इमोशंस एंड ही शो हिज इमोशन इन हिज एक्शंस, ठीक है। अपने एक्शंस में भी वो इमोशन शो करते हैं। अगर वो, उनको किसी के लिए कुछ हमदर्दी नहीं होती तो वो इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स लग फॉर दी मतलब कोरोना के ड्यूरिंग जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए, तो मतलब वो चलाते ही नहीं अगर अगर उनके पास इमोशंस नहीं होता। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू मेक अ डिसीजन विदाउट इमोशंस। इमोशंस के साथ डिसीजन लेना पड़ता है। पर इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि आप, आपको ये समझ में आना कि कब आपको कौन से टाइम पे किस पर्सन के साथ सामने अपने अंदर के इमोशंस को आउट करना है, कब कौन से इमोशंस को अप रखना है, कब कौन से इमोशंस के को डाउन रखना है, कब इमोशंस को मतलब कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना ही इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इस तरह का कंट्रोल नहीं कि मतलब आप बिल्कुल रोबोट की तरह हो गए, इमोशनल लेस हो गए या न्यूट्रल हो गए, इस तरह का नहीं। पर इस तरह का कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन से इमोशंस का आना, या इमोशंस को कितने एक्सटेंट में अपने डिसीजन में यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे अगर वो बिल्कुल ही बहुत ही इमोशन में बह जाते हैं और बहुत सारे ऐसी, कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी अगर चीजें निकाल देते जिससे उनका खुद का अंदर का बैलेंस खाली हो जाता, तो वो काम करना भी सही नहीं था। हर चीज बैलेंस में करना सही होता है। तो इमोशंस का बैलेंस ही इमोशनल इंटेलिजेंस है, सिंपल सी बात है। द बैलेंस ऑफ इमोशन इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। रीजन विदाउट इमोशन इज न्यूरोलॉजिकली इम्पॉसिबल। डॉक्टर एंटोनियो डेमेसियो जो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला कि न्यूरोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी डिसीजन को बिना इमोशंस के ले सके। मतलब अगर हम चाहते भी हैं कि हम इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करें, तो भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर डिसीजन में इमोशन अपने आप ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अपने आप ही वो क्या, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। Emotions have taught mankind to reason. इमोशंस ने मैनकाइंड को बहुत सारे रीजंस सिखाए हैं, टॉट करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज आवर ब्रेन, ठीक है। हेयर इन बिटवीन दिस, मतलब दिख रहा है ना ऐसे ट्री ट्री जैसे, उसमें लिम्बिक सिस्टम है जिसको इमोशन कहते हैं। हमारे लिम्बिक सिस्टम को ही इमोशंस कहा जाता है। लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशंस। नेक्स्ट देखिए, बाहर लिखा है नियोकॉर्टेक्स, दैट इज द रीजन। नियोकॉर्टेक्स आर द रीजन। एंड जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज द
reptilian complex. This is instincts. This is the reptilian complex. This is instincts. Next, emotional intelligence is a balance between the rational and emotional brain. Emotional intelligence क्या है? It is simply a balance. किसके बीच में? रेशनल एंड इमोशनल ब्रेन के बीच में. वापस बात करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? Emotional intelligence is simply a balance between the rational and emotional brain के साथ में. ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं. सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस थॉट. सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस थॉट. तो पहला है रेप्टिलियन ब्रेन. पहला क्या? रेप्टिलियन ब्रेन मतलब व्हाट हैपेंस हेयर. देखिए, पहला देखिए रेप्टिलियन ब्रेन है जो नीचे दिख रहा है, रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स, वो रेप्टिलियन ब्रेन है. सेकंड है हमारा लिम्बिक ब्रेन है. थर्ड है हमारा नियो कॉर्टेक्स. तो ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? देखिए, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे ना एक पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं. रणवीर बरार हैं, उनका पॉडकास्ट भी आया है. बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके साथ पॉडकास्ट है. तो वो सुन के भी आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है ना? इट्स सिंपल. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. यू कैन हैव दैट पॉडकास्ट. आपको पॉडकास्ट भी सुनने चाहिए अगर आपको अपने आप को मतलब इंटेलिजेंस बनाना ना, अपने अंदर इंटेलिजेंस क्रिएट करनी है, अपने आपने आपको अपलिफ्ट करना है, तो यू शुड लिसन टू सम पॉडकास्ट, सम यूजफुल पॉडकास्ट. देन सब फर्स्ट मैंने बताया रेप्टिलियन ब्रेन. रेप्टिलियन ब्रेन के अंदर क्या होता है? देखिए, व्हाट हैपेंस हियर. अंदर क्या होता है? हार्ट रेट को बैलेंस करता है, आपकी ब्रीदिंग को बैलेंस करता है, आपको बैलेंस करता है, एंड कंपल्सिव बिहेवियर को बैलेंस करता है आपका रेप्टिलियन ब्रेन. नेक्स्ट आपका लिम्बिक ब्रेन जो होता है, वो मेमोरीज ऑफ इमोशंस को, वैल्यू जजमेंट्स को, एंड योर गट फीलिंग्स, इस सबको मतलब इस सबको ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्बिक ब्रेन. लिम्बिक ब्रेन के अंदर ये तीनों चीजें होती है, मेमोरीज ऑफ इमोशंस, वैल्यू जजमेंट्स एंड गट फीलिंग्स. थर्ड होता है न्यू कॉर्टेक्स. मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, इमेजिनेशंस एंड कॉन्शियसनेस. ये सारा न्यू कॉर्टेक्स में होता है. ठीक है. सेकंड क्या होता है? ये तो पहला था. ये सेकंड पॉइंट क्या होता है? लॉजिकल कॉन्शियस थॉट्स, स्लो एंड एफर्टफुल, फ्यूचर फोकस, नॉट अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये न्यू कॉर्टेक्स में होता है. ठीक है ना? अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ लिखा है 90%, 95% ऑफ डिसीजन मेड हेयर. सबकॉन्शियस थॉट. पहला है फास्ट प्रोसेसिंग, इमोशंस ड्रिवन एंड केयर्स अबाउट हेयर एंड नाउ. सेकेंड है लॉजिकल और कॉन्शियस थॉट्स, स्लो एंड एफर्टफुलनेस, फ्यूचर फोकस्ड, नॉट अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इससे पता चलता है कि जो इमोशंस होते हैं, दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्योंकि देखिए, हमारा जो पहला ब्रेन था रेप्टिलियन ब्रेन, वो उसमें हार्ट रेट, ब्रीथिंग, बैलेंस और कंपल्सिव बिहेवियर हमारा शो, मतलब वो यहाँ का वहां जो सारी चीजें होती हैं वो रेप्टिलियन ब्रेन के अंदर होती है. हमारे लिम्बिक ब्रेन के अंदर हमारी गट फीलिंग, वैल्यू जजमेंट्स और मेमोरीज ऑफ इमोशन होता है. पर नियोकॉर्टेक्स में क्या होता है? लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, इमेजिनेशन और कॉन्शियसनेस. इन ओवरऑल 95% जो डिसीजन होते हैं वो ब्रेन के अंदर ही बनते हैं. देखिए कैसे. सबकॉन्शियस थॉट होता है और दूसरा होता है लॉजिकल और कॉन्शियस थॉट. सबकॉन्शियस थॉट के अंदर देखिए फास्ट प्रोसेसिंग, इमोशनल ड्रिवन एंड कैरीज अबाउट हियर एंड नाउ. ठीक है ना? केयर्स अबाउट हियर एंड नाउ. नेक्स्ट, लॉजिकल और कॉन्शियस थॉट में क्या आता है? स्लो एंड एफर्टफुल, फोकस्ड, फ्यूचर फोकस्ड, नॉट अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये सब सेकंड में आता है. तो इस ब्रेन को जब हमने स्टडी किया, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स को देखा, तो हमें पता चला कि इमोशंस ही वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स है, जिस वजह से हम डिसीजन ले पाते हैं, वो सिर्फ किस वजह से है? इमोशंस की वजह से है. नेक्स्ट, देयर इज अ गुड न्यूज. व्हाट इज द गुड न्यूज? इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड. सबसे बड़ी बात जो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के बॉडी, किसी के अंदर, जैसे कि अपन कहते हैं ना कि किसी की हाइट है इसकी बात नहीं बढ़ेगी, या कॉम्प्लेक्शन की बात कर देते हैं हम कि वो चेंज नहीं होते हैं अगर हायरार्की है तो, अगर हेरिडिटी है तो. पर इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम फर्दर डेवलप भी कर सकते हैं. ठीक है. तो emotional intelligence can be developed and this is the good news among all of us.
People feel before they think and act. It's possible to change people response to feelings. These changes have a positive impact on individual and team behavior. Now, behavior improves job performance. अब ये सब चीजें क्या है? क्या बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हम डेवलप कर सकते हैं। अब कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट बोला, पीपल फील बिफोर दे थिंक एंड एक्ट। पीपल पहले ही फील कर लेते हैं, कुछ थिंक और एक्ट करने के पहले ही क्या फील कर लेते हैं, कुछ फीलिंग आ जाती है उनको, ठीक है ना। इट्स पॉसिबल टू चेंज पीपल्स रिस्पॉन्स टू फीलिंग। फीलिंग्स पे पीपल्स कैसे रिस्पॉन्स करें, इसे चेंज करा जा सकता है। और बहुत हद तक आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉन्क, हम सदगुरु की बात करें, हम भी के शिवानी की बात करें, देवर सेइंग द सेम थिंग कि यू किसी भी सिचुएशंस की, किसी भी फीलिंग के पे आप जो रिस्पॉन्स देते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इट शुड बी नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो ये कि ये पॉसिबल है कि हम अपने किसी फीलिंग को लेके अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। दीज चेंजेस हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड टीम बिहेवियर। और अगर आप कुछ चेंज करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी फीलिंग को लेके आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उस इंडिविजुअल और उसके टीम के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आएगा। न्यू बिहेवियर इंप्रूव्स जॉब परफॉर्मेंस। आपका एक नया बिहेवियर आपके जॉब के परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव करेगा, काफी हद तक इंक्रीज करेगा। तो न्यू बिहेवियर इंप्रूव्स द जॉब परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस डेवलप हुए। दिस इमोशंस लीड्स टू वेरी मेनी थॉट्स इन योर माइंड। दिस थॉट्स चेंजेस योर बिहेवियर, and then this new behavior changes your performance, your job profile. Okay, so emotions then gives the thoughts, then gives the behavior, and after that the performance. Okay, टॉम पीटर्स ने क्या कहा है, इन लीडरशिप द हार्ड स्टफ इज इजी, इट्स द सॉफ्ट स्टफ दैट्स हार्ड। लीडरशिप के अंदर जो हार्ड स्टफ होता है, जो हार्ड चीजें होती है, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। पर उन डिसीजन को मेक करने के लिए जो अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ता है, जो कि सॉफ्ट स्टफ है, वो बहुत मुश्किल होता है डेवलप करना। ठीक है, तो मतलब मुश्किल होता है कि मतलब बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना वो सॉफ्ट स्टफ को मैनेज करना होता है। ठीक है, टॉम पीटर्स सेड दिस। देन देखिए, देयर इज अ दिस गिव्स द, देखिए इसको आप एसेस कर लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए आपको ईक्यू का बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा होगा। क्या क्या लिखा है उसमें, डिसीजन मेकिंग की। आप भी देखिए ईक्यू के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईक्यू, या व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ ईक्यू। ठीक है, और ईक्यू के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व करते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या आता है इन सारे पॉइंट्स में, देखिए, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, चेंज टॉलरेंस, टीम वर्क, एम्पैथी, stress tolerance, communication, presentation skills, your social skills, customer service, flexibility, accountability, assertiveness, anger management, and trust. This all comes in EQ. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल स्किल्स। मतलब ईक्यू अगर आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होगा, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट करने की एबिलिटी होगी, आपके अंदर एम्पैथी होगी, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की पावर होगी, टीम वर्क करने की होगी, टॉलरेंस को चेंज करने की आपके अंदर पावर होगी, कम्युनिकेट आप अच्छा करेंगे, आपकी सोशल स्किल्स बहुत बेटर होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत वंडरफुल होगी, आप असर्टिव होंगे, आप ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे लोगों में, आपका एंगर मैनेजमेंट बहुत बेटर होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेटर होगी, आपकी सोशल स्किल्स, आपकी कस्टमर सर्विस बहुत बेटर होगी। ठीक है,
तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पेड़ है। अगर आपकी ईक्यू आप डेवलप करते हैं तो आप साथ में इन सारी स्किल्स को भी शार्पन अपने आप ही कर रहे हैं। मतलब आपको अलग से कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस को मैनेज या टाइम को मैनेज करने की पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईक्यू को, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसे डेवलप करते हैं टाइमली, तो धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि आपकी ये सारी स्किल्स अपने आप ही शार्पन हो रही। ठीक है। 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स आर हाई इन ईक्यू। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो कि आज टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो कि लीडर्स हैं, वो 90% तो उनका ईक्यू बहुत ज्यादा हाई है, ईआई बहुत ज्यादा हाई। 20% ऑफ बॉटम परफॉर्मर्स आए हाई इन ईक्यू। 20% जो बॉटम परफॉर्मर्स है, दे आर ऑल्सो हाई इन ईक्यू। नेक्स्ट, a little efforts grows a lot accounts for almost 60% of success at work। जो है, आपने देखा होगा जिनका हाई ईक्यू होता है, देवर लाइक 60% बहुत सक्सेस होते हैं अपने काम में। People with high EQ on average makes 29K डॉलर मोर पर ईयर। मतलब हर साल 29K डॉलर से उनका अमाउंट, उनकी जो जिस जिस अमाउंट से वो अर्न कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, वॉट आई सी एंड वॉट आई डू, देर आर टू बॉक्सेस। देखिए, अगर पर्सनल कॉम्पिटेंस है तो आप क्या देख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, पर आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर सोशल कॉम्पिटेंस है तो आप क्या देख रहे हैं, सोशल अवेयरनेस बस, बट आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना चाहिए। तो फॉर पर्सनल कॉम्पिटेंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, you have to do self management. And for social competence, what you have to do, you have to manage the relationship management. Next, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस पे स्टार है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये चारों बॉक्स में सेल्फ अवेयरनेस की बात हुई है। The ability to recognize and understand your moods, emotions, and drives, as well as their effect on others. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आपकी वो एबिलिटी कि आप समझ सके खुद को, अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके कि आपके मूड्स, आपके जो इमोशंस हैं, है ना, वो किस वजह से चेंज होते हैं, आपका किस वजह से मूड खराब होता है, आपका किस वजह से मूड अच्छा होता है। ठीक है ना। एज वेल एज आपका मूड अच्छा खराब या आपके इमोशंस जो चेंज होते हैं, उसको दूसरों पे क्या असर पड़ता है, ये सब अगर आप अच्छे से समझते हैं, अपने आप को अच्छे से जानते हैं, अपने इमोशन, जो आपके इमोशंस बार बार अप एंड डाउन होते रहते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं, तो उसे सेल्फ अवेयरनेस होना कहते हैं। इसका हॉलमार्क क्या है, दैट लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ deprecating sense of humor. Okay. Next, increasing योर सेल्फ अवेयरनेस, है ना, इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, एम्ब्रेस फीडबैक फर्स्ट, डोंट वेट सेकंड, गोल्स, सीक आउट अ ट्रस्टेड फ्रेंड और कलीग एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है। तो इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस, पहला क्या है, एम्ब्रेस फीडबैक। मतलब पीपल स्ट्रगल टू सी देमसेल्स एज अदर्स सी देम। The best way to find out what others see is to ask them. Asking for feedback is easy. Hearing it without getting defensive is not. तो क्या बोला कि आप अगर अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने लिए सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं, तो लोगों से अपने बारे में पूछिए। ठीक है। लोग यूं ही आपके बारे में पीछे पीछे बातें करें, इससे बेटर है कि आप उनसे, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स सी इज टू आस्क देम, आप उनसे पूछ लीजिए। आस्किंग फॉर फीडबैक इज इजी। ठीक है। किसी से फीडबैक मानना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत आसान होता है, पर उसे सुनना, हियरिंग इट विदाउट गेटिंग डिफेंसिव इज नॉट। पर बिना डिफेंसिव हुए उसको सुनना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पता है, बहुत मुश्किल है कि अपने बारे में बुराई सुनना या अपने बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव सुनना, आप अपने आप को डिफेंड करने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ या ऐसे करते ही नहीं हूँ। तो बिना डिफेंसिव हुए सुनना, this is a good idea for having to increase your self awareness. Next, don't wait. It's much less painful to seek out the information on your own then wait until someone brings it to your attention। मतलब important है कि जो information, जो attention है, आप खुद से develop करिए, आप खुद से उसके बारे में search करिए, बजाय किससे कि कोई और individual आके अपने आपको बता रहा है। तो खुद से अपनी चीजों को improve करिए। Goals,
What are your goals for improving your emotional intelligence? Seek out a trusted friend or colleague. A real feedback discussion is bound to have some difficult moments. Of course, feedback कोई देगा तो अच्छा भी बोलेगा तो बहुत बहुत बुरा भी बोलेगा तो these are बहुत बहुत बुरा क्या हुआ these are the difficult moments. So you need to find someone with whom you can work through these moments comfortably. तो ऐसे इंसान के साथ आप अभी समय टाइम बिताइए, ऐसे इंसान के साथ काम करिए जिसके साथ वो टफ मोमेंट्स थोड़े आसानी से निकल जाए, आपको ज्यादा अजीब फील ना हो, ज्यादा आप अपने आप मतलब उसको समझते हो वो आपको समझता हो, ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड आप करिए. आस्क क्वेश्चंस. Are there specific situations where or people with whom I tend to let my emotions get the best of me? Is there anything I do too much? This is that is can I tone down a certain behavior? What holds me back before managing my emotions effectively? फिर आपने आपसे क्वेश्चन पूछी. कौन से क्वेश्चन? Are these specific situations where or people with whom I tend to let my emotions get the best of me? Is there anything I do too much? This that is can I tone down a certain behavior? Next, what holds me back from managing my emotions effectively? क्या चीज मुझे रोक रही है ताकि मैं अच्छा इमोशंस अच्छी तरह से इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा? जैसे कभी कोई सिचुएशन आती है, आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, किसी चीज से बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस समय क्या आप बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा नाराज होते हैं, तो पर बाद में आप उस चीज के लिए गिल्टी फील करते हैं, तो आपको वो चीज अपने ध्यान रखनी कि ऐसी क्या चीज है जो आपको गुस्सा करने पर मजबूर कर रही है ना? किस चीज से आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल हो पाए, अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाए? अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप बहुत हद तक इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब किसी इमोशनली कुछ रिएक्ट करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेना इज इमोशनल इंटेलिजेंस. सोचना कि मैं जो अभी करने जा रहा हूँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो आगे जो रिजल्ट देगा वो बेटर होगा, क्या मेरे रिलेशनशिप इससे स्ट्रांग होगा या और ज्यादा ब्रेक हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये सब बात है. सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट फ्रॉम योर इमोशंस, विजिट योर वैल्यूज, चेक योर सेल्फ, नो who and what pushes your buttons. Stop and ask yourself why you do the things you do. Seek feedback. ओके. सेल्फ मैनेजमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ. ठीक है, अभी हमने सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा, आप भी एक बार ढंग से सेल्फ अवेयरनेस को पढ़ेंगे. मैंने जिस पॉडकास्ट के बारे में आपसे बात की है, आप उस पॉडकास्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो भी करना है करेंगे. ठीक है, अब आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय.